हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का लाइट चैप्टर। और ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा लाइट चैप्टर को कवर करेंगे। इससे आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और अभी जो फर्स्ट टर्म में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। जितना भी अभी हम क्लियर करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उतना राइटिंग स्किल पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल आप लोगों को सुनना है, ठीक है। आप लोग जितना सुनोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हमारा पढ़ाने का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा कि इस चैप्टर से जितना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकल करके आएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लाइट का डिफिनेशन। तो लाइट किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लाइट को देख सकते हैं? तो लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी द लाइट, ठीक है, हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाइट किस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। तो लाइट आगे की ओर स्ट्रेट लाइन के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्रकाश आगे की ओर कैसे जाती है। तो प्रकाश आगे की ओर एक सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है। क्या लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम का आवश्यकता होता है? तो याद रखना है, इसे मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए मीडियम का आवश्यकता होता है? तो इसका आंसर होगा नो। आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वैक्यूम में आगे की ओर बढ़ सकती है, वैक्यूम में आगे की ओर बढ़ सकती है। अब हम लोग देखेंगे लाइट का स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में। क्लियर है? लाइट का स्पीड देखने वाले हैं या तो एयर में या फिर वैक्यूम में, जिसका स्पीड होता है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात होता है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि ये लाइट जो है किस प्रकार का वेव है। तो लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। याद रखना है लाइट कैसा वेव है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। याद रखना है कैसा वेव है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। फिर लाइट के बारे में याद रखना है ये किस प्रकार का वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखना है लाइट कैसा वेव है, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसके बाद याद रखना है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो इसके बारे में याद रखना है कि लाइट में ड्वेल नेचर होता है। इट हैज ड्वेल नेचर, ठीक है, क्लियर है। इट हैज ड्वेल नेचर मतलब ये द्वि प्रकृति का होता है। द्वि प्रकृति का मतलब इसमें दो नेचर पाया जाता है। पहला तो पार्टिकल नेचर, पहला हो गया पार्टिकल नेचर, ठीक है, एक हो गया पार्टिकल नेचर और दूसरा हो जाएगा दूसरा वेव नेचर। याद रखना है, तो इसलिए से द्वि प्रकृति का यानी कि ड्वेल नेचर का कहते हैं। पहला हो गया पार्टिकल नेचर, दूसरा हो गया वेव नेचर। चलिए क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या क्या जाने, यहाँ से हम लोग जाने कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट हैज ड्वेल नेचर। इसलिए ड्वेल नेचर कहते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, ठीक है, दोनों नेचर को शो करता है। अब उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं रे ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, रे ऑफ लाइट एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। रे ऑफ लाइट देखिए यानी कि प्रकाश का किरण का परिभाषा जानना है। ये कुछ नहीं, देखिए ये एक सिंगल लाइन है, ये लाइट का ही एक सिंगल लाइन है जो लाइट का पाथ को भी इंडिकेट करता है कि ये किस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है। तो इस सिंगल लाइन को कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्लियर है? तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट, तो सिंगल लाइन ऑफ लाइट विच इंडिकेट्स द पाथ ऑफ लाइट, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो एकदम सिंपल है, ग्रुप ऑफ रे। ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा पूरा लाइट का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया।
लाइट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन, देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो एकदम सिंपल है कि मान ली एक प्लेन मिरर लेते हैं, मतलब कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस लेते हैं, और जब इस पर लाइट इस पर पड़ता है, आने वाला रे ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट टकरा करके उसी मीडियम में वापस आती है, यानी कि पहले भी एयर में था, टकराने के बाद में भी एयर में रह गया, जब सेम मीडियम में वापस लौट आता है अपना पाथ से डेविएट होकर के, देखिए पहले इस डायरेक्शन से अब इधर चला गया। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये सिंपल सा डिफिनेशन हुआ कि जब लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ता है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट आता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए तब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनने वाला है, अगर पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या मीडियम चेंज होता है? तो याद रखना है मीडियम चेंज नहीं होता। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज होता है? तो ध्यान देना है, मीडियम चेंज नहीं होता। बस मेरी बातों को सुनना है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या क्लियर हो गया कि क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज होता है? तो मीडियम चेंज नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लॉ देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे? लॉ देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितना लॉ होता है? दो लॉ होता है। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितने लॉ होते हैं? तो दो लॉ होते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला लॉ हम लोग जानेंगे, फिर से देखते हैं। पहला लॉ क्या है? जो सबसे पहले हमने एक प्लेन मिरर बनाया, क्लियर है? ठीक है, इस पर कोई लाइट पड़ती है, रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस लौट आती है। आने वाला लाइट को इंसिडेंट रे, टकरा करके जाने वाला लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल जो है प्लेन के साथ यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ, प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तब इधर जो एंगल बना यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई बना, और इधर क्या बना? आर बना। चलिए अब देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो यहाँ पर इसका याद रखना है, 2 नियम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ है? तो 2 लॉ है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस, यहाँ हम क्या लिए? प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आई यानी कि इंसिडेंट एंगल, ये हो गया आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए अब देखते हैं पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किसी भी परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये हो गया पहला लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तीनों किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। उसके बाद दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे, जब रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किससे होगा? इसका सबसे अच्छा रिफ्लेक्टेड सरफेस किसको माना जाता है? तो ग्लास को। किसको माना जाता है? सॉरी, मिरर को। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मिरर लेंगे। तो ये हो गया क्या? ये हो गया प्लेन मिरर, और ये क्या हो गया? ये हो गया कनकेव मिरर, और ये क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो हम लोग बारी बारी करके क्या देखेंगे कि इस
प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका नेचर क्या होगा, जो कनकेव मिरर है उसके द्वारा जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, फिर इसके बाद कन्वेक्स के साथ कन्वेक्स में कैसा इमेज का नेचर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से केवल सुनिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर से। देखिए प्लेन मिरर फिर से बनाते हैं, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। तो इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति बताए, यानी कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर सीधा मतलब इरेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा। ठीक है, और जो मिरर है उससे समान दूरी पर बनेगा, मतलब इधर ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा इमेज का भी इस मिरर से उतना ही डिस्टेंस होगा। चलिए ये क्लियर हो गया, यानी कि हमेशा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो वो बनता है इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी कि सीधा और काल्पनिक, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ रहा है फिर से, कि एक मिरर हमने लिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर की ओर, अगर मिरर की ओर मिरर की ओर दौड़ रहा है, मान लिया इसका स्पीड मान लेते 2 मीटर पर सेकेंड है, इधर इमेज भी इधर दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, दौड़ता हुआ प्रतीत होगा तो इसका भी स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, तो आप लोग मत बोलिएगा सर इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, नहीं, ठीक इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, इधर से आपको ठीक डबल दिखाई देगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये फिर से बता रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है किसी भी मिरर में ठीक डबल महसूस होता है। ठीक है ना, डबल महसूस क्यों होता है, क्योंकि आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े होंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। तो हमें जो इमेज का स्पीड हम लोग फील करते हैं वो एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं किसके द्वारा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है कनकेव मिरर और ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। देखिए तो अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों मिरर के द्वारा इमेज का नेचर कैसा होता है। ठीक है, आप लोग प्लेन मिरर के बारे में तो देख लिए, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है और क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, केवल ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये है कनकेव मिरर, तो इसके द्वारा टोटल 6 केस देखेंगे और इसके द्वारा कितना केस हो गया, 2 केस देखेंगे। ये 6 केस और 2 केस कहने का क्या मतलब है, 6 केस का मतलब हुआ कि इस कनकेव मिरर के सामने 6 अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक उसी तरह से कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने 2 अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज क्या होगा, मतलब इसमें 2 ही केस है और यहाँ पर इसका 6 केस है। ठीक है, चलिए देखते हैं, केवल ध्यान समझ। अच्छा 6 और 2 कितना हो गया, टोटल 8 केस हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे लेंस में आते हैं, चलिए फिर से आते हैं लेंस में, थोड़ा आते हैं लेकिन लेंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है। ठीक है, इसके द्वारा जब इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे तो जो हम लोग मिरर में पढ़ते हैं ठीक इसका ऑपोजिट होता है। उसमें हम लोग देखे थे 6 केस कनकेव मिरर में, तो इसमें हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर में, और उसमें हम लोग देखे थे जो 2 केस देखे थे कन्वेक्स में, वही हम लोग देखेंगे इसमें कनकेव में। बात समझ में आ रहा है। देखिए अगर मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा 6 और 2 8 केस, तो इसका भी 6 और 2 8 केस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर से हम बनाते हैं। ये क्या है हमारा, ये है कनकेव मिरर और ये क्या है हमारा, कन्वेक्स मिरर। केवल दिमाग में सेट कर लेना है, इसका 6 केस और इसका 2 केस। ठीक है, चलिए 6 केस का मतलब, अच्छा एक बात यहाँ से जो क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, तो इसके द्वारा यानी कनकेव मिरर के द्वारा, देखिए अलग से बताते हैं इसको फिर से,
ये जो हमारा कनकेव मिरर है इसके द्वारा जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, एकदम याद कर लेना है इसको, रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। याद कर लेना है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन केवल 5 केस में ही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अभी हमने बताया इसका टोटल 6 केस बताया ना, इसमें जब 6 केस बताया तो 5 केस में ऐसा होगा। ठीक, छठवां केस में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनने लगेगा। फिर से सुनिए, इसका छठवां केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब काल्पनिक और सीधा बनेगा। और यही केस देखने को मिलता है हम लोग ब्यूटी पार्लर में जो मिरर यूज होता है वहां तो हम लोग उल्टा नहीं दिखाई देते हैं, सीधा दिखाई देते हैं। लेकिन वो कौन सा मिरर हम लोग बात करते हैं, कौन सा मिरर का, वहां पर कनकेव मिरर ही लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और याद रखना है छठवां केस के बारे में, वो मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड मिरर मतलब मैग्नीफाइड इमेज मतलब कि आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा बनता है। छठवां केस में क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है कि कौन सा मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होता है, बड़ा बनता है। तो कौन सा मिरर होगा, वो हो गया कनकेव मिरर। क्लियर है। चलिए फिर से बनाते हैं ये कनकेव मिरर और 6 केस को देखने का कोशिश करते हैं। ये हो गया इसका अपना सी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी को, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, याद रख लेना है, सी पर ही बनेगा। ठीक है, सी पर रखने पर इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। मतलब कि इधर कहाँ बनेगा, सी पर, यानी उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सी को रखने पर सी को रखने पर इमेज कहाँ बनेगा। क्लियर है। चलिए पहला केस क्लियर हो गया कनकेव मिरर का। फिर से देखते हैं हम लोग, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और है कि कोई भी मिरर का मतलब कनकेव और कन्वेक्स का बात करें तो इसका सेंटर को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि कनकेव या कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, पी कहलाता है, मतलब पोल कहलाता है। वहीं जब अगर हम लोग लेंस का बात करेंगे तो उसका सेंटर को कहते हैं ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए फिर से डायग्राम बना देते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे दूसरा केस का। दूसरा केस में चलिए देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लाइट है, ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फानाइट में, तो ये क्वेश्चन है। तो इन्फानाइट में रखता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, अगर इन्फानाइट में है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो उसका इमेज बनता है फोकस में। याद रख लेना है। ठीक है, कहाँ बनता है, इधर होगा फोकस, तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। और जितना भी लाइट आएगा पैरेलल वो सारा का सारा कहाँ मीट करेगा, तो फोकस पॉइंट पे मीट करेगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, यानी कि कैसा बनेगा, ये बनेगा, इसको भी बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन बहुत छोटा पॉइंट साइज का। चलिए 2 केस क्लियर हो गया। चलिए फिर से देखते हैं। अगर हम लोग लेते हैं कहाँ पर, अगर हम ऑब्जेक्ट को ही एफ में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक एकदम अभी देखें जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा कहाँ पर, इन्फानाइट में। ठीक है, यानी बहुत दूर, और जो जितना दूर बनता है वो क्या होता है, उतना बड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन कैसा बनेगा, बस वही बात, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए कितना केस हो गया, हम लोग देखें अभी टोटल 3 केस देख लिए। उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए मान ली कनकेव मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, तो ऑब्जेक्ट को लिया है अभी सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में अगर लेते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, मतलब इधर बन जाएगा। किधर बनेगा, इधर सी से परे, बियॉन्ड सी। लेकिन कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर वही बात, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अभी हम लोग चलिए कितना हो गया केस, 4 केस हो गया। फिर से अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग कहाँ ऑब्जेक्ट को रखे ए सी और एफ के बीच में, इमेज बना सी से सी के बाद, यानी बियॉन्ड सी। ठीक है, सी के पीछे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक इसका उल्टा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। टोटल कितना केस हो गया, 5 केस हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका छठवां केस देखते हैं। छठवां केस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका छठवां केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, एफ और
पोल के बीच में, फोकस पॉइंट पोल के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज बनता है इधर बनेगा। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे तो इसको याद कर लेना है। इसका इमेज बनेगा यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। और इसी को हम यही केस लागू होता है ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। मतलब हम लोग उस मिरर के सामने कितना भी दूर जाते हैं लेकिन कहाँ खड़ा रहते हैं, एफ और पी के बीच में। चलिए 6 केस क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो अभी हमने जैसा कहा कि इसका 2 केस, ठीक है, कितना केस, तो देखिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पी है, ठीक है, तो इसका जो भी एफ और सी होगा सब तो इधर होगा। क्लियर है, सभी का सभी क्या कहाँ होगा, इधर होगा। तो फिर वही बात, अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट में मतलब बहुत दूर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट में है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, लाइट लेकिन ये पार तो आएगी नहीं, ये साइड तो आएगी नहीं, चूंकि ये मिरर है, ये तो रिफ्लेक्ट करके उधर चली जाएगी। लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो फोकस पे मिलेगी, तो जितना भी पैरेलल इंसिडेंट रे होगा वो सारा का सारा इधर तो चलाएगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे सब एफ पर मिले। क्लियर है, यानी कि अगर इन्फिनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा एफ में बनेगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं इसका दूसरा केस। इसका दूसरा केस देखते हैं, तो दूसरा केस में क्या है, चूंकि यहाँ पर इधर कहीं कोई पोजीशन नहीं है, इस साइड में कहीं कोई पोजीशन नहीं कि हम कहाँ रखेंगे, इसका मतलब एक ही पोजीशन पता चल रहा है कि इन्फिनाइट बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया इन्फिनाइट, और ये हो गया पोल। तो पोल और इन्फिनाइट के बीच में इधर कहीं भी रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, एफ और पी के अंदर बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो हमेशा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जितना भी इमेज बनता है उसका साइज क्या होता है, तो वो स्मॉल ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है कन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो हमारा कितना केस क्लियर हो गया, 6 और 2 8 केस क्लियर हो गया। देखिए इसमें कुछ केस याद कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि सी पर, जैसे कि अगर बात करेंगे वो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा, मतलब सी वाला याद कर लिए, सी पर रखें तो कहाँ बनेगा। और फिर अगर इन्फानाइट में रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर फोकस में रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सी वाला, एफ वाला और इन्फानाइट वाला। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ मिरर फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, मिरर फार्मूला। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से पूछता है मिरर फार्मूला के बारे में। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = होता है 1/f। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 मार्क्स का पूछेगा कि एफ, यू भी और एफ में क्या रिलेशन है, यू भी और एफ में क्या रिलेशन है। ये फार्मूला अगर दिखेगा टिक मार देना है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ। ये मिरर का क्या है, फोकल लेंथ। चलिए कोई भी मिरर हो, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, यही फार्मूला लागू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये हो गया मिरर पूछेगा व्हाट इज मिरर फार्मूला, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण का आवर्धन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। तो ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग रेशियो में निकालते हैं। m = होता है hi/ho, यानी कि जो इमेज बनेगा ये उसका आकार हुआ, उसका हाइट हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट, दोनों का रेशियो ही होता है ये। ठीक है, फार्मूला याद कर लेना है। m = होता है hi/ho। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैग्नीफिकेशन जो और एक फार्मूला से निकालते हैं, बात कर रहे हैं अभी मिरर का, तो m = होता है -v/u। याद कर लेना है, -v/u। v मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस, u मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया। तो देखिए इसका 2 फार्मूला है, दोनों का दोनों बता दिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, -v/u। यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है। ठीक है, लेकिन अगर यही लेंस होता, लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते वो भी होता v/u, लेकिन वो क्या चीज में हो जाता, वो पॉजिटिव में होता। लेकिन अगर हम लोग हाइट का रिस्पेक्ट में देखते तो फिर वही होता hi/ho। किसका, लेंस का भी मैग्नीफिकेशन इसी तरह से निकलता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। चलिए क्लियर है। देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि क्या मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मतलब मैग्नीफिकेशन जो निकालते हैं आवर्धन, इसका कोई ऐसा यूनिट होता है क्या, इसका कोई ऐसा यूनिट होता है मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन का, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऐसा यूनिट होता है क्या? नहीं, ऐसा यूनिट नहीं होता है। चलिए इसको बताइए आप लोग, आंसर इसका बताइए क्यों नहीं हो सकता है भाई, तो आप लोग जानते होंगे। देखिए चलिए इसको हम बता देते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है। m इक्वल टू होता है HI/H O होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या चीज़ में होगा, इमेज का हाइट सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो कोई डिजिट आएगा ना। मान ले कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, मान ले कि ये 2 है, तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, कट गया, कोई डिजिट आने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन हैज़ नो SI यूनिट। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में क्या मैग्नीफिकेशन का SI यूनिट होता है तो आप लोग क्या बोलिएगा, नो, मैग्नीफिकेशन का कोई SI यूनिट नहीं होता। दर्पण का आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता, आवर्धन का ही कोई SI मात्रक नहीं होता, चाहे वो मिरर हो, दर्पण हो, चाहे वो लेंस हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। चलिए अभी हम लोगों ने देखा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाले इमेज के बारे में, यानी कि इमेज फॉर्मेशन को देखा है। अब हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेज को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज देखते हैं। ठीक है, देखिए कनकेव मिरर का यूज क्या है, तो पहला यूज देखते हैं क्या है कि इसका यूज किसी व्हीकल में हेडलाइट के रूप में होता है। दूसरा यूज हम लोग सेविंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, आप ब्यूटी पार्लर में भी इसको देख सकते हैं। तीसरा यूज देखते हैं कि इसका यूज होता है सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर कुकर में यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्वेक्स मिरर का यूज होता है किसी भी व्हीकल में साइड में लगा होता है, क्यों, रियर व्यू के लिए। रियर व्यू यानी कि पश्च दृश्य के रूप में, पीछे देखने के लिए होता है, गाड़ी का साइड में जितना भी व्हीकल है उसके साइड में लगा होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सबसे पहले एक लेते हैं ग्लास स्लैब लेते हैं। ठीक है, कांच की पट्टी, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। चलिए यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है I और ये क्या है R। देखिए अभी पहले इंसिडेंट रे कहाँ था, मीडियम 1 यानी हवा में था, जिसे हम कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, ये हो गया रेयर। उसके बाद कहाँ चला आया, ग्लास में मीडियम 2, जिसे हम कहेंगे क्या, डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखिए कि जब लाइट रेयर में था, रेयर मीडियम में, तब ये क्या हो गया, एंगल, इंसिडेंट एंगल, और उसके बाद फिर क्या है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में लाइट जो है थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड किया, झुक गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो I और R कभी इक्वल आपस में नहीं होता है, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी लाइट, रे ऑफ लाइट यानी लाइट जब भी अपना मीडियम को चेंज करता है तब इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, लॉ देखेंगे। तो पहला लॉ क्या है, तो पहला लॉ ठीक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेम है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखे थे पहला लॉ में, तो यहाँ भी वही होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का जो रे जो है तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। देख लीजिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों रिफ्रैक्टेड सरफेस के एक ही पॉइंट पर लाई करता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, यहाँ पर I और R आपस में इक्वल नहीं है। तब हम कैसे समझेंगे इसको, देखिए यहाँ पर I और R इक्वल नहीं है, तब I जितना भी डिग्री का एंगल होगा उसके साथ साइन लगाएंगे, और यहाँ पर R जितना भी डिग्री का एंगल है उसके साथ साइन लगाएंगे, तो ये एक रिजल्ट देता है। इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी साइन I और साइन R का जो रेशियो आता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉ। ठीक है, और इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं,
स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ा इसको अच्छा से समझिएगा। यहाँ जो कांस्टेंट आया है ये जो है ग्लास का, यानी जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आता है कांस्टेंट आता है और उसी कांस्टेंट को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये बात किसने बताया था, स्नेल ने बताया था। इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सा लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दूसरा लॉ है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो कांस्टेंट आता है वो हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। हम लोग देखेंगे लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये कौन सा लेंस है तो ये है कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है तो ये है कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केस है और कनकेव लेंस में टोटल 2 केस है। ठीक है, ठीक मिरर का उल्टा है। मिरर में कनकेव मिरर में 6 केस था, यहाँ कन्वेक्स लेंस में 6 केस है। वहाँ पर कन्वेक्स मिरर में 2 केस था, यहाँ पर कनकेव लेंस में 2 केस है। ठीक है, 6 2 कितना हो गया, 8 केस हो गया। ठीक है, तो अभी हम पूरा एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा। लेकिन आप लोग अगर मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन था उसको जान गए तो ठीक यहाँ भी उसी तरह से होगा। ठीक है, आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद कर लीजिए। जैसे सी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट पर रखने से फोकस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कहाँ बनेगा, अगर इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है तब इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं किसका, कन्वेक्स लेंस का बात करें। ठीक है, तो ये सी एफ और इनफाइनाइट पोजीशन वाला याद कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। याद रखना है, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट को एक तरफ इकट्ठा कर देना, कलेक्ट करना। देखिए ये इसका हो गया इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब वो क्या होती है, वो फोकस की ओर फोकस से गुजरती है। चलिए एक लाइट ये हुआ, दूसरा लाइट ये हुआ, ये भी कहाँ से गुजरी, फोकस से गुजरी। यानी कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इससे जो भी इंसिडेंट रे गुजरती है, जो भी रे ऑफ लाइट गुजरती है वो सारा एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है। ठीक है, इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। याद रखना है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग का मतलब हुआ ये जो लाइट को ये दूसरे तरफ धक्का दे देती है। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये जो है रिफ्रैक्शन होने के बाद दूसरे तरफ चली गई। जितना भी लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है। ठीक है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लेंस फार्मूला और क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लेकिन इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर करेंगे। देखिए मतलब मैग्निफिकेशन पर एक क्वेश्चन है, उसके बाद देखेंगे साइन कन्वेंशन मतलब कि चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन कन्वेंशन देखना है तो इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन पर एक क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर m का वैल्यू +1 आता है तो +1 आता है तो इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा, फिर वो लेंस होगा कि फिर वो मिरर होगा, और वो मिरर होगा तो कौन सा मिरर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर m का वैल्यू 1 आता है तो 1 का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट जो है आपस में इक्वल है। चलिए अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कैसा बन रहा है,
आपस में इक्वल है। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा या तो प्लेन मिरर भी हो सकता है, या फिर कनकेव मिरर भी हो सकता है, या फिर कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब प्लस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा प्लस, अगर प्लस आता है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर में तो समान तो बनता है लेकिन उल्टा बन जाता है। कन्वेक्स लेंस का बात करेंगे इक्वल तो बनता है लेकिन उल्टा बन जाता है। जब भी उल्टा बनेगा तो एम का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब बच गया प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट तो इक्वल होता ही है, और साथ ही साथ कैसा बनता है, इमेज सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा प्लेन मिरर। वो कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा। क्लियर है। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। एम का वैल्यू अगर +1 है तो 1 क्यों आया, इसका मतलब है एम का वैल्यू होता है HI/HO। दोनों तो सेम होगा तब तो रिजल्ट देगा 1। चलिए उसके बाद प्लस आने का कंडीशन क्या है कि प्लस तभी आएगा जब इमेज जो है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर ये उल्टा बनता तो फिर HI जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको फिर माइनस में लेते तो आंसर नेगेटिव में आने लगता। ठीक है, इसका आंसर होगा प्लेन मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर को ही लेकर के समझेंगे, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एफ हो गया। ये इसका क्या हो गया, सी हो गया। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ, ये कैसे पता चलता है। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है। अगर एज्यूम करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो उसका जो सेंटर होता है, वही है हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुनिए, ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो स्फीयर का जो सेंटर बनेगा वो, जैसे कि मान लीजिए इसको आगे की ओर ड्रॉ करेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर बनेगा, तो उसका जो सेंटर होगा वो सी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सी का एफ, ये जो पी, इसका सेंटर को क्या कहते हैं, इसका पी, मतलब कि इस मिरर का जो सेंटर उसको कहते हैं पोल। ठीक है, तो सी और एफ का बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्लियर है। और इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट। और इस फोकस पॉइंट का जो पोल से जो डिस्टेंस उसको कहते हैं स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। क्लियर है। चलिए ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा। फिर से आगे बढ़ते हैं, इसमें भी समझना बहुत कुछ है। देखिए ये कनकेव मिरर हमने बनाया है। ठीक है, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका मिरर से जो डिस्टेंस है उसको u में लेते हैं, और u हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना है। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर इमेज जहाँ भी बनेगा v को बोलेंगे क्या, v को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और इस कोई भी मिरर हो उसका अपना फोकल लेंथ होगा, वो हो गया या तो प्लस में हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, यू हमेशा माइनस में, और भी जो है डिपेंड करता है एफ पर। एफ अगर प्लस में तो भी हमारा प्लस में। हम बात कर रहे हैं चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, एफ भी डिपेंड करता है एफ पर। यू हमेशा माइनस में, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, चलिए अब लेकिन अगर हम देखेंगे एफ का बात करेंगे तो एफ हमेशा माइनस में किस में होता है, तो एफ अगर ये वर्ड जहां दिख जाए, कनकेव वर्ड दिख जाए, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, एफ हमेशा क्या चीज में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अगर ये पता रहेगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल बनाएंगे, चाहे वो बात करेंगे, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस का न्यूमेरिकल हो। ठीक है, और एफ अगर माइनस में तो भी क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए यहाँ तक तो कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं कुछ और पॉइंट को जानने के लिए। तो ये जो है, ये जो लाइन है जो सी और पी से गुजरता है, पोल से गुजरता है, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सी और पी से गुजरने वाला लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि अगर कोई भी मिरर हो, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आती है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जितना भी इंसिडेंट रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। ये ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, अगर हम उलट देखते हैं, इसका उलट क्या है कि अगर कोई लाइट
फोकस से गुजरता है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से इसी में एक और देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि किसी भी मिरर का चाहे लेंस हो उसका फोकस पॉइंट से आप क्या समझते हैं। तो इंसिडेंट रे टकराने के पश्चात जिस पॉइंट से गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, अभी हमने देखा एफ को कहते हैं फोकल लेंथ और आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो एफ हमेशा आर के आधा होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो वो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये हमारा सी था, ये पी था, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ ये आर हुआ, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, तो इसका ठीक बीचों बीच में हुआ। मतलब कि हम कह सकते हैं सी और एकदम पी के बीच में जो पॉइंट बनता है वो एफ बनता है, और एफ का जो पी से डिस्टेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो हो गया क्या, एफ इक्वल टू आर बाई टू। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यदि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का है, तो हमें फोकल लेंथ बताना है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन होगा तो फोकल लेंथ निकाल देंगे, क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। और इसका ठीक उलट दिया रहता है, फोकल लेंथ दिया रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ से फिर एक फंसाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर कोई कनकेव, देखिए लिखा रहेगा कि कोई कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कोई कनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा। चलिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा आर बाई टू। लेकिन अगर यहाँ केवल 32 लिखा हुआ है तो हमें खुद से क्या लिखना पड़ेगा, -32 लिखना पड़ेगा। -32 बाई टू, इसका आंसर क्या होगा, -16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कनकेव का बात कर रहे हैं, तो कनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ माइनस, और फोकल लेंथ माइनस तभी होगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, माइनस। यानी कि कनकेव का बात करेंगे तो हमें आर को माइनस में लेकर के चलना होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, लेंस फार्मूला। क्या देखने वाले हैं, लेंस फार्मूला। बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हम लोग देखें मिरर फार्मूला उसी तरह से लेंस फार्मूला देखेंगे। तो क्या होगा लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फार्मूला को याद कर लेना है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा कि अगर दिया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा लेंस फार्मूला है। अगर ये दिखेगा, इसको हमको क्या करना है, लर्न कर लेना है। यानी कि पहले क्या होगा, v, उसके बाद फिर क्या है, u है, उसके बाद फिर क्या है, f है। ठीक है, क्लियर है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस तो क्या होगा, HI/HO। इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट, दोनों का हम क्या किए हैं, रेशियो किए हैं। ठीक है, जैसा मिरर में मैग्निफिकेशन निकाले हैं ठीक उसी तरह से लेंस में निकालते हैं। लेकिन अगर v और u का रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या होता है, m इक्वल टू होता है v/u। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वही मिरर में हमने लिया था तो m इक्वल टू होता है -v/u। याद कर लीजिए, मिरर का अगर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो -v/u, लेंस का देखेंगे तो v/u। और ध्यान में रखना है, u जब वैल्यू बैठाएंगे u तो हमारा नेगेटिव होता ही है। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक देखने वाले हैं। और यह अपवर्तनांक किसका है, किसी भी मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि क्या होगा, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम है, तो हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसी मीडियम में लाइट का स्पीड को देखते हैं और
वो हम क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, उसको भी से इंडिकेट करते हैं। और ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बाई भी। एकदम इसको याद कर लेना है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई भी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, भी इक्वल टू क्या है, भी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम यहाँ जो भी है वो क्या है, तब हम लेंगे ग्लास में ही लाइट का स्पीड को लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट होता है या नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो रेशियो करते हैं तो यहाँ ऊपर भी स्पीड मीटर पर सेकेंड, नीचे भी क्या मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिट सेम होता है। तो यूनिट से यूनिट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, वैसे तो चैप्टर का दी एंड हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक टॉपिक और देखेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक क्या है। एक टॉपिक है नंबर ऑफ इमेज पता करना है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए कहता है कि अगर दो प्लेन मिरर कुछ एंगल से झुका हुआ हो, मान ले कि यहाँ पर थीटा है, थीटा एंगल से झुका हुआ हो, तो उसके द्वारा ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1। ठीक है, ये थीटा हमारा क्या है, तो एंगल है। कौन सा एंगल, जिस एंगल पर दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ झुका हुआ है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, 360 डिग्री बाई थीटा -1। तो देखिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तब किसी ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो फार्मूला क्या है, 360 डिग्री बाई थीटा -1, यानी 360 डिग्री बाई थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 से क्या होगा, 6 बार में डिवाइड लगेगा, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5, यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, तो 5 इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर से देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर झुका हुआ है, तब किसी ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो फार्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या होगा, 90 डिग्री -1, तो कितना हो गया, कट के ये 4 बार में डिवाइड लगेगा, 4 - 1 कितना होगा, 3, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनेगा, 3 इमेज बनेगा। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो चलिए अभी मैग्नीफिकेशन क्या है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, अब ये मायने नहीं रखता है कि +1 है, +2 है, +3 है, डिजिट से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, तब उस इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, तो इमेज का जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसको याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए कैसे, इसको समझिएगा। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी क्या बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है। देखिए इसको हम लोग फिर से समझ सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है HI/HO। ठीक है, देखिए तो अब जरूर इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा, वो सीधा बना होगा। इमेज जो है कैसा बना होगा, सीधा बना होगा, तभी उसको क्या लिया गया है, प्लस में लिया गया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो सीधा होता ही है, इसलिए उसको भी क्या लिया गया है, प्लस में लिया गया है। तो दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा का मतलब हो गया, क्या हो गया, इरेक्ट, यानी हम कह सकते हैं इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्लियर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और, कि कोई भी मिरर हो। तो चलिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है, तो देखिए एक तरफ पॉलिश किया है, तो ये जो पॉलिश करते हैं हम लोग, इसको पॉलिश किससे करते हैं, तो याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। किससे पॉलिश करते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी मिरर को जो पॉलिश करते हैं किससे किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा का पूरा लाइट चैप्टर को देखा है। ठीक है, पूरा फुल चैप्टर को रिवीजन किया है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैप्टर जो है, चैप्टर कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।